नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारे जो ऊषर ज़मीनें हैं, जिनको हम क्षारीय ज़मीनें कहते हैं, अंग्रेजी में एल्कली ज़मीनें कहते हैं, उनको हम कैसे ठीक करें? ये ज़मीनें हमारे हर एक एरिया के अंदर हैं, कुछ-कुछ पॉकेट्स में हैं, कई जगह ये बहुत ज़्यादा अपना विकराल रूप लेके रखती हैं कि हम इनमें फसलें नहीं ले पाते हैं और ये कह के छोड़ देते हैं, ये तो ऊषर ज़मीन है, इसमें कभी कुछ नहीं होगा। इन ज़मीनों में फसल करने की भी हमारी लिमिटेशन है, फसल क्या, कई बार ऐसी भी है हालात इनकी कि यहाँ खरपतवार भी नहीं उगते हैं या कई बार हम देखते हैं कि ये ज़मीनें इतने विकराल रूप में नहीं है, लेकिन इन ज़मीनों का रकबा धीरे-धीरे बढ़ रहा है। ये ज़मीनें कुछ-कुछ पॉकेट्स में है, हमारे कुछ खेतों में है, खेतों के कुछ हिस्सों में है। जहाँ हम देखते हैं कि बारिश थोड़ी-सी होती है कि पानी उनमें भर जाता है, बिल्कुल कीचड़ जैसी स्थिति बन जाती है और जब सूखती है मिट्टियाँ तो एकदम सख्त हो जाती हैं। हम जब इरिगेशन भी लगाते हैं, सिंचाई भी करते हैं, तो इनमें पानी 15 दिन तक पड़ा रहता है और फसल एकदम पीली रहती है। इन ज़मीनों में हम धान कर लें तो हो जाता है, बाकी फसलें लेने में बड़ी दिक्कत आती है। जितना आप खर्चा करते हो उतना फ़ायदा नहीं मिलता है और हमेशा हम ये कह के छोड़ देते हैं कि ये ऊसर है, इसमें कुछ नहीं होगा। हम इन ज़मीनों को ठीक कर सकते हैं, एकदम ठीक कर सकते हैं और उसके बाद में आप उस खेत के अंदर चाहे जो फसल कर सकते हैं, आप उस खेत की वैल्यू बढ़ जाएगी। आज इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन एल्कली जिनको क्षारीय मृदाएँ कह सकते हैं, इनको ठीक कर सकते हैं हम। देखिए, सबसे पहले 2-3 चीज़ें मैं क्लियर कर दूँ कि एक तो बहुत छोटे से वीडियो हो ऐसी उम्मीद मत किया करो क्योंकि एक ये गहरे विषय हैं, इनकी मतलब बहुत छोटे वीडियो में जानकारी नहीं दी जा सकती। दूसरा कई कुछ इसमें हार्ड शब्द भी बीच में इस्तेमाल करने होते हैं, कुछ-कुछ ऐसा लगता है मुश्किल चीज़ें हैं। दरअसल मुश्किल कुछ नहीं है, आप पूरा वीडियो देखिए मैं हर एक चीज़ बहुत ठीक से समझा दूँगा। पर ये है कि आप शॉर्ट में चीज़ें चाहें कि बहुत शॉर्ट में कुछ बता दें और उससे हो जाए। आप ये बताइए, जो ज़मीनें इतने सालों से पड़ी हैं, ऊसर ज़मीनें हैं और जिनका कुछ नहीं बन रहा है और क्या चाहते हैं हम कुछ ऐसा कोई टॉनिक हो उससे तुरंत वो ठीक हो जाए। ऐसी ज़मीनें ऐसे तुरंत कोई टॉनिक से ठीक नहीं होनी। एक कोई पूरी एक इंटीग्रेटेड जब तक इसके लिए एक अप्रोच नहीं करोगे, एक पूरी साल भर के लिए कुछ प्लान नहीं करोगे, तब तक ये ज़मीनें आपकी नहीं सुधरेंगी। इन ज़मीनों को हम कैसे सुधार सकते हैं? देखिए, पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि ज़मीनों के इनके लक्षण क्या कैसी दिखती हैं। इन ज़मीनों का पीएच मान ज़्यादा होता है और पीएच मान ज़्यादा होने के साथ-साथ सबसे ज़रूरी और ख़ास बात इन ज़मीनों की कि इन ज़मीनों में सोडियम ज़्यादा होता है। सोडियम ज़्यादा होने की वजह से इन ज़मीनों की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है किसी भी ज़मीन की संरचना जो है, वो खराब होती है। कैसे खराब होती है? सूखेगी, एकदम टाइट हो जाएगी, थोड़ा-सा पानी आएगा, कीचड़ हो जाएगा, पानी आपका नीचे नहीं जाएगा। ये फसलें बहुत कमज़ोर होंगी। कई बार हम देखते हैं कि ऊसर ज़मीनें जिन लोगों ने ढंग से देखी हैं, वो समझ पाएँगे कि गेहूँ बोया, गेहूँ उग जाता है, लेकिन पहला पानी लगाओगे, गेहूँ पीला पड़ जाएगा। या तो वो जिस पेच में ऊसर है, वहाँ एकदम पीला पड़ के सूख जाएगा या बिल्कुल धीरे-धीरे उनकी बढ़वार चलेगी। जितना आप खाद डालोगे, उसका उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा, बगल में जिस खेत में ऊसर की समस्या नहीं है, वहाँ आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये इन ज़मीनों की कुछ खास लक्षण हैं, जो हमें दिखाई देते हैं। इन ज़मीनों की समस्याएँ क्या हैं? एक तो इनकी मिट्टी सख्त हो जाती है, कठोर हो जाती है, हम ये इनमें जुताई करते हैं, बुआई करते हैं तो बड़ी हार्ड होती है। पानी नीचे जाता ही नहीं है। यदि पानी बरसता है या सिंचाई लगाते हो तो आप इसमें जल भराव की समस्या होती है, पानी भरा रहता है, ठीक से जमाव नहीं होता है, बीज इनमें टेढ़ा लगता है या यदि आपकी फसलें होती हैं तो उनकी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और विशेष बात जो इन सब चीज़ों की वजह से आपके पोषक तत्वों की उपलब्धता कम होती है। आप भले ही देते रहें पोषक तत्व लेकिन पौधों को नहीं मिलेंगे और आपका फसल उत्पादन कम होता है। ये इन ज़मीनों की कुछ खास समस्याएँ हैं। इन ज़मीनों को हम कैसे सुधार सकते हैं? तो देखिए इन ज़मीनों को सुधार करने का कोई इंजेक्शन नहीं है कि वो आप दिया या कोई एक थैला नहीं है मार्केट में, मार्केट वाले बेच देंगे आपको थैला, पर कोई ऐसा कोई थैला नहीं आता, बोरी नहीं आती है, जिससे आप इसको सुधार सकते हो। इन ज़मीनों को सुधार करने के लिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि पूरी आपको एक समन्वित अप्रोच अपनानी पड़ेगी, पूरी रणनीति अपनानी पड़ेगी। सबसे ज़रूरी चीज़ इन ज़मीनों को सुधारने के लिए क्या है? जिप्सम।
जिप्सम का, आज मैं जिप्सम पहली बार नहीं बता रहा हूं, जब से आप खेती के बारे में पढ़ने लगे हैं, जिन जिन माध्यम से पढ़ते हैं, वहां जिप्सम का अक्सर जिक्र होता है। और जिप्सम का इतना जिक्र हो लिया कि ये अब हम इस चीज के लिए बहुत आदी से हो गए, चलो जिप्सम के बारे में बोल रहे हैं, कोई विशेष बात नहीं, जिप्सम ही तो कह रहे हैं, जिप्सम तो सुन रखा हमने। देखिए इसमें हमारा थोड़ा फेथ कम है, विश्वास जिप्सम में कम है, लेकिन इन जमीनों को सुधारने के लिए रामबाण चीज जो है वो जिप्सम है। और जिप्सम में भरोसा कम क्यों हुआ, उसके भी कई कारण है कि जितना जिप्सम देना चाहिए उतना हमने जिप्सम दिया नहीं। दूसरी बात, जो जिप्सम हमने दिया वो जिप्सम दिया या हमने मिट्टी फेंकी, मतलब जो जिप्सम था वो क्या ठीक क्वालिटी का था भी कि नहीं है। आगे हम ये भी बात करेंगे कहां से आप ठीक क्वालिटी का जिप्सम लें और कहां सस्ता लें। मैं किसी मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं कि कहां से आप सस्ते से सस्ता और किस माध्यम से ले सकते हो। इन जमीनों को सुधारने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहली बात हमने चर्चा की कि इन जमीनों की मुख्य समस्या क्या है। मुख्य समस्या ये है कि ये आपका मिट्टी का कण है, इसके ऊपर सोडियम बैठा है, उस सोडियम को हमें हटा देना है। और कैसे हटेगा वो जिप्सम से हटेगा। जिप्सम में क्या है, जिप्सम के अंदर आपका कैल्शियम कैल्शियम सल्फेट है। तो हमें क्या करना है, ये जो आपका सोडियम है, इस सोडियम को इस कैल्शियम से बदलना है, कि जो सोडियम बैठा है मिट्टी के कण पे, उसकी जगह आपका कैल्शियम आ जाना चाहिए। और सोडियम को हम घुलनशील बना के जमीन में नीचे की तहों में ले जाएंगे। ये कैसे होगा, इस सिंपल सी चीज को समझे। कुछ ये ऐसे अजीब सा ये दिख रहा है आपको इंग्लिश में या केमिस्ट्री की सी बात लग रही है तो आप घबराएं नहीं। क्या होता है, ऐसी जमीनों में, ऊषर जमीनों में, एल्कली जमीनों में आपके जो मिट्टी का कण है उसके ऊपर सोडियम बैठा रहता है। ठीक, इस सोडियम की वजह से सब समस्याएं होती हैं जो मैंने पहले बताई। हमें ये करना है कि जिप्सम देना। जिप्सम में, जिप्सम क्या होता है, जिप्सम का ये होता है कैल्शियम सल्फेट होता है। तो जब हम जिप्सम देंगे तो ये कैल्शियम जो है ये सोडियम को हटा के और खुद इस मिट्टी के कण पे, कले के ऊपर, मिट्टी के कण के ऊपर बैठ जाएगा। इस कैल्शियम इस सोडियम को क्यों हटा पाता है, इसलिए हटा पाता है कि कैल्शियम ज्यादा ताकतवर होता है सोडियम के मुकाबले में, डबल ताकतवर कह दो हमारी देसी भाषा में, कि सोडियम के ऊपर 1+ चार्ज होता है और कैल्शियम के ऊपर 2+ चार्ज होते हैं। तो इसलिए हमारा ये कैल्शियम है, ये इस सोडियम को आसानी से हटा पाता है। देखिए यहां आप देखिए हो कि जब आपकी मिट्टी सुधर जाती है तो कले मिट्टी के ऊपर आपका कैल्शियम आ जाता है, और ये सोडियम है ये इसके सल्फेट के साथ में, जो कैल्शियम सल्फेट था, जिप्सम था, जिप्सम में जो सल्फेट वाला पार्ट था, इसके साथ में सोडियम मिलके और ये घुल के नीचे चला जाता है। क्या बना, ये जो सोडियम सल्फेट को पानी के द्वारा नीचे घोल कर लीचिंग करके नीचे भेज दिया जाता है। ये होता है, जैसे इसमें आप देख रहे हो ये ट्रैक्टर से जिप्सम डाल रहा है, पानी बारिश का हुआ या आपका सिंचाई का आपने लगाया, तो जो ये मिट्टी का कण है, यहाँ ये जो आपका मिट्टी का कण है, इस मिट्टी के कण के ऊपर ये सोडियम लगा हुआ है, ये सोडियम आपका यहाँ सोडियम लगा हुआ है। जब आप कैल्शियम डालोगे जिप्सम के माध्यम से, कैल्शियम सल्फेट डालोगे, तो आप इसके मिट्टी के कण के ऊपर कैल्शियम बैठ जाएगा। ये कैल्शियम बैठ गया तो आपकी मिट्टी की संरचना सुधर जाएगी, और ये सोडियम जो है ये बह के नीचे की तहों में चला जाएगा, पानी के साथ नीचे चला जाएगा और आपकी जमीनें सुधर जाएंगी। इसके लिए हमें कितना जिप्सम डालना है कि हमारी जमीनें ठीक हो जाएं, जमीनें सुधर जाएं। जनरली हम जिप्सम डालते हैं भी तो 1 कट्टा बीघा का डाल दिया, 2 कट्टे बीघा, 3 कट्टे बीघा डाल दिया। इससे आपकी जमीनों में जिप्सम जो है वो एक उर्वरक की तरह काम करता है, कि उससे कुछ पोषक तत्व मिल जाते हैं, कैल्शियम वगैरह, सल्फर वगैरह, पर उससे आपकी जमीन सुधारने वाला, जो आप अल्कली जमीनों को सुधारना चाहते हो, वो कार्य आपका नहीं होगा। तो जिप्सम कितना चाहिए, जिप्सम की रिक्वायरमेंट कितनी है, ये हम कैसे निकालते हैं, तो ये आप किसी एक्सपर्ट से भी, मेरे जैसे से निकलवा सकते हो। बाकी मोटा मोटा यदि आप थोड़े से भी पढ़े लिखे किसान हो तो आप खुद भी इसकी जिप्सम की रिक्वायरमेंट निकाल सकते हो कि कितना जिप्सम हमें 1 हेक्टेयर के एरिया के अंदर डालना है। देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि जो जमीनें सालों से बंजर पड़ी थी, उसे जमीनें थी, उनको सुधारना इतना आसान नहीं, आपको चीजें समझनी होगी। दूसरी ये जमीनें हैं, ये उन जमीनों जैसी नहीं, जैसे कुछ जमीनों में हम देखते हैं कि नमक की मात्रा होती है, ऊपर ऊपर सफेद सी परत आती है नमक की,
और उसको जब आपके मतलब नमी कम होती है तो ऊपर सफेद परत आती है नमक की, जैसे पानी लगाया वो सफेद परत नीचे चली गई, पानी के साथ बह के नमक नीचे चलेगा। एल्कली जमीन में समस्या ये नहीं है, पानी आप लगाओगे तो उससे चीजें ठीक नहीं होंगी। एल्कली जमीनों में समस्या ये है कि एल्कली में सोडियम है, ये सोडियम इतना आसानी से नहीं जाता है, कैल्शियम ही इसको नीचे भेज सकता है। इसको इसलिए इसकी जिप्सम की रिक्वायरमेंट कैसे निकालते हैं? जिप्सम रिक्वायरमेंट का मतलब ये हुआ कि हम सोडियम को घोल के नीचे ले जाएं, नीचे नीचे, और कितना नीचे ले जाएं कि हमारी जमीनों में लगभग सोडियम का जो लेवल है वो 15 के आसपास आ जाए। एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंट जो होता है वो 15 के आसपास आ जाए। तो इसमें ये लिखा क्षारीय मृदा में सोडियम ज्यादा होता है, जिप्सम से कैल्शियम मिलता है, कैल्शियम सोडियम को रिप्लेस करता है और सोडियम पानी के साथ बाहर नीचे निकल जाता है, जिससे मृदा की संरचना और उर्वरकता बढ़ती है। अब जिप्सम रिक्वायरमेंट जैसे ये आप आगे देखेंगे कि ये एक जिप्सम रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला होता है, ये मेरे जैसे से निकलवा सकते हो एक्सपर्ट से, आप पढ़े लिखे हैं तो आप खुद भी इसको निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला है इसका कि आपकी जिप्सम रिक्वायरमेंट टन पर हेक्टर, एक टन में कितना जिप्सम लगेगा ये निकलेगा। किससे निकलेगा? एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंट इनिशियल, आपके शुरुआत में जब आप मृदा का नमूना लेके उसका टेस्ट करा रहे हो तब उसके अंदर सोडियम कितने परसेंट है, और फाइनल आपका सोडियम कितना होना चाहिए? 15। आप 15 तक ले जाना चाहते हो, जीरो नहीं करना सोडियम, सोडियम भी चाहिए हमें जमीन में, 15 तक सोडियम को ले जाना है। उस जमीन की केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी कितनी है, बल्क डेंसिटी कितनी है, डेप्थ कितनी, डेप्थ तक आप जिप्सम वो सोडियम को ठीक करना चाहते हो। हम जनरली फसलों के लिए 15 सेंटीमीटर की जो लेयर है वहां तक ही ठीक करना चाहते हैं, तो 15 सेंटीमीटर की लेयर तक। अब इसके फॉर्मूला रखते हैं, हम वैल्यू रखते हैं, थोड़ा आगे चलेंगे। ये जो बल्क डेंसिटी और डेप्थ है इसको दोनों को गुणा करके, क्योंकि बल्क डेंसिटी लगभग जमीनों की फिक्स होती है, हमें ये भी पता है 15 सेंटीमीटर गहराई तक हमें जमीनों का ये आपका निकालना है, सोडियम को नीचे निकालना है, तो इन दोनों को गुणा करके ये एक फैक्टर निकाल लिया है 0.52। ठीक है, ये फैक्टर इससे निकल गया। अब यहां हमें वैल्यू कौन सी चाहिए? हमें लेब से कौन सा वैल्यू निकालनी है? हमें लेब से वैल्यू निकालनी है एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंट शुरुआत में जब सैंपल ले रहे हैं तब हमारी जमीन में कितना है, उससे माइनस करना 15 जितना हमें चाहिए, गुणा 0.52 करना है। सीईसी ये भी लेब वाला आपको निकाल के देगा, केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी भी लेब वाला आपको निकाल के देगा। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो लेब वाले ने आपको एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंट 35% निकाल के बताया, 35 है कि आपका एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंट 35 आ रहा है। केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी लेब वाले ने निकाल के बताई कि आपकी 20 आ रही है। तो इस फॉर्मूले में, पीछे वाले फॉर्मूले में आपने वैल्यू रखी 35 इनिशियल आ रहा है, 15 तक आपको चाहिए, गुणा 0.52 गुणा 20, 20 है। तो आपका जिप्सम कितना चाहिए एक हेक्टर में? आपको 21 टन प्रति हेक्टेयर जिप्सम चाहिए। और ये सोयल सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो करनाल में है, जो सिर्फ ऐसी जमीनों पे को ही सुधारने के लिए पूरे देश में शोध करते हैं कि ऐसी जमीनों को, लवणीय क्षारीय मृदाओं को कैसे सुधारा जा सके, इनमें किस टाइप की फसलें बोनी चाहिए। उनका ये कहना है कि पहले साल में आप पूरा जिप्सम नहीं दो, जितना जिप्सम की रिक्वायरमेंट आई है उसका आधा ही जिप्सम दीजिए। ये आपको, जैसे आपकी मात्रा आएगी उसका 21 का जो आधा है वो लगभग 21 का आधा, जैसे 10.5 टन पर हेक्टेयर के आसपास है। ये मैंने 35 टन एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंट लिया है। हो सकता है आपकी जमीनों में 35 के एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंट नहीं आए, हो सकता है आपकी जमीनों में एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंट 25 ही आए। 25 आएगा तो ये जिप्सम रिक्वायरमेंट आपकी कम होगी। आपके जितना ज्यादा सोडियम होगा उतना ज्यादा आपको जिप्सम लगाना पड़ेगा, यानी हो सकता है कि 8-10 टन प्रति हेक्टेयर जिप्सम आपको देना पड़े। आपका कहना होगा कि 8-10 टन प्रति हेक्टेयर जिप्सम, ये तो बहुत भारी क्वांटिटी है। भाई साहब, जिप्सम यदि आप ठीक तरीके से मंगवाएंगे तो बहुत महंगी चीज नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि पिछले 60 साल से मतलब आपकी जमीन पड़ी है, 1 हेक्टेयर जमीन है जिससे आप एक दाना अनाज का नहीं ला रहे हो, उसके अंदर यदि आपको 8 टन जिप्सम डालना पड़ रहा है तो मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं है कि वो हमेशा के लिए वो आपकी जमीन सुधर रही है, ये बात। अब हमें सबसे जरूरी बात इसमें कि जिप्सम हम ले कहां से? जिप्सम आप कहां से ले? यदि आपके प्रॉब्लम है तो आप 2-5 किसानों का एक ग्रुप सा बनाएं,
ग्रुप मतलब इनफॉर्मल ग्रुप बनाएं कि यार जिप्सम खरीदते हैं, एक गाड़ी मंगवाते हैं। फिर आप जहां जिप्सम निकलता है, कहाँ निकलता है, हनुमानगढ़ साइड निकलता है, आपके इधर नागौर साइड में निकलता है, शायद भीलवाड़ा में भी निकलता है। तो जहां जिप्सम निकलता है वहां इनकी फैक्ट्रियां हैं। जिप्सम कुछ नहीं है, जहां निकलता है वहां जमीन में जैसे अपन रेत निकालते हैं वैसे ही वो जिप्सम निकालते हैं, जेसीबीओ से निकालते हैं। आप वहां जाइए, वहां जिप्सम खुद देखिए अपनी आंखों से, उनका लेब टेस्ट होता है, लेब टेस्ट की रिपोर्ट देखिए, जिप्सम की क्या गुणवत्ता है वो देखिए। जिप्सम यदि ठीक है तो उसको कट्टों में पैकिंग मत कराओ, खुली गाड़ी ले लो। ऐसे ही क्यों पैकिंग करेगा अगला, उस वो सब करेगा, उसमें चार्जेस बढ़ जाएंगे। सस्ते से सस्ता 1, 1.5, 2 रुपए किलो में मेरे ख्याल से जिप्सम मिल जाएगा, लूज आप लेंगे तो। लूज मंगाए, बड़ी गाड़ी एक साथ में मंगाए, आपके बहुत सस्ती कॉस्ट के अंदर वो जिप्सम आके गिर जाएगा। फिर उस जिप्सम को कोशिश करें कि जो फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर मशीन आती है जिससे फेंका जाता है मशीन से ही जिप्सम, उससे फेंके, आदमियों से फेंकाओगे बहुत लेबर लग जाएगी, कोई मतलब नहीं, बावड़ा काम है। अब इस जिप्सम की जो रिक्वायरमेंट आपके पास आ गई कि इतना जिप्सम देना, फिर उसको आप अपने खेत में कैसे डालोगे। सबसे पहले इसके लिए क्या स्टेप है कि आपको एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंट कितना आपका लगेगा, इसके लिए सबसे पहली बात आपको सोइल का टेस्ट करवाना है। सोइल का टेस्ट के लिए आप सोइल टेस्ट का नमूना लेना जानते होंगे, नहीं जानते हो मेरे किसी वीडियो पे देख लेना, मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पे खेती का डॉक्टर पे। आप सोइल टेस्ट का नमूना लीजिए, हो सकता है जहां अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जहां करवाते हो वहां इसका नहीं हो, आपको यूनिवर्सिटी की लैब में जाना पड़ सकता है, कृषि विश्वविद्यालय आपके पास में या कोई आईसीआर का सेंटर है उसके अंदर जाना पड़ेगा, वहां आपको वो लोग जिप्सम रिक्वायरमेंट निकाल के देंगे। वो जिप्सम रिक्वायरमेंट भी निकाल देंगे वो लोग तो, क्योंकि बहुत छोटा काम है एक्सपर्ट के लिए ये। यदि वो एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंट निकाल लेता है, केटन एक्सचेंज के परसेंट निकाल देता है, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, आप थोड़े से पढ़े लिखे हो तो आप भी रख लोगे, ये पीछे वीडियो को पीछे करके देख लेना, वो मैंने अभी समझाया वो। तो सबसे पहले सोइल का आप टेस्ट करना है, फिर उसको टेस्ट करवा के जो वैल्यू आई एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंट और केटन एक्सचेंज कैपेसिटी, उसके बिहाफ पे आपको उसमें ये निकालना कि जिप्सम रिक्वायरमेंट कितनी लगेगी, 1 हेक्टर में कितना टन आपको जिप्सम लगेगा। फिर आपको क्या करना है कि आपको खेत को संभव हो तो उस खेत को आप लेवल कर लें, और नहीं लेवल कर रहे हैं तो उस खेत में एक गहरी जुताई करें। गहरी जुताई करके और उसमें एक बार हेरोइंग करो, हेरोइंग करिए, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा कि आप उसको टुकड़ों में, खेत को जैसे धान के लिए अपन क्यारे बनाते हैं वैसे क्यारे बना के छोड़ दीजिए, उसके अंदर जिप्सम डाल के एक बार फिर जुताई कर दें, और वो जिप्सम आपका करीब एक बिलांत यानी लगभग 10 सेंटीमीटर के आसपास उस ऊपर की जमीन में मिक्स हो जाए। फिर यदि आपके पास ठीक ठाक क्वालिटी का पानी है, क्वालिटी अच्छा मात्रा में पानी अवेलेबल है, तो उन क्यारों में करीब 10 दिन के लिए पानी भर के छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा कि वो जो सोडियम है, उस सोडियम को जिप्सम का कैल्शियम हटा के नीचे की लेयर, नीचे की तहों में ले जाएगा, बहुत गहराइयों में ले जाएगा। वो आपके जिस एरिया में, जितनी गहराई में आपकी जड़ें होती हैं, उस जड़ क्षेत्र से नीचे ले जाएगा। हमने गहरी जुताई क्यों की, हमने उस जमीन में उस जिप्सम को क्यों मिलाया, गहरी जुताई इसलिए कि पानी के साथ में वो आपका सोडियम नीचे बह के जा सके। जमीन में इसलिए मिक्स किया कि वो जमीन में पूरी में मिक्स हो जाएगा जिप्सम, तो उस मिट्टी के साथ में अपनी अभिक्रिया कर पाएगा, और उस जिप्सम का कैल्शियम है वो उस सोडियम को हटा के खुद मृदा के कणों के ऊपर बैठेगा, और सोडियम को हटा के सोडियम सल्फेट बन के नीचे की लेयर में घुल के चला जाएगा। जिप्सम डालेंगे, लीचिंग होगी, और फिर उसके बाद में आपने उस जमीन को सुधार लिया है, जिप्सम से आपका सोडियम निकल गया है। अब हम उसमें कैसी फसलें लेंगे ये चीज हमें देखनी है। कैसी फसल लेंगे, जैसे ये मृदा नमूना वाला मैंने बता दिया, ये चीज होगी शायद ऑलरेडी अपन ने चर्चा कर ली। ये चीजें भी हमने चर्चा कर ली ऑलरेडी कि समतल करना है, मेड़बंदी करना है। समतल नहीं करो तो भी आप उसको डब्बों डब्बों में, कंपार्टमेंट में उस खेत को बांट दीजिए, जैसे धान के लिए अपन क्यारे बनाते हैं वैसे। जिप्सम की मात्रा जैसे 10 टन या मतलब लगभग मोटा मोटा बताया, हो सकता है आपकी कम, यदि इसकी प्रॉब्लम कम हो तो उसमें आपके कम मात्रा के अंदर भी जिप्सम लगे। ये बात हमने कर ली कि समान रूप से जिप्सम फैलाना है, इस टाइप के जो ब्रॉडकास्टर होते हैं उनसे फैलाना है, और 10 सेंटीमीटर की मिट्टी के अंदर ऊपर ऊपर मिक्स करना है, और 7-10 दिन के लिए पानी को भर के रखना है। फिर सोडियम को नीचे निकालना है। इस फोटो में आप देख रहे हो कि सोडियम नीचे जा रहा है, ये देखो, ये जड़ क्षेत्र से साल्ट जो है वो नीचे आपको ले जाने हैं। फिर आपको क्या करना है कि अब हमें फसल का मैनेजमेंट क्या करना है। फसल में देखिए ऐसा है कि सबसे पहले उस खेत में आप धान लेंगे तो बेस्ट रहेगा। धान लेने से बेस्ट क्यों है, क्योंकि धान के खेत में भी पानी भरा रहेगा, पानी भरा रहेगा तो वो सोडियम आपका और नीचे जाएगा, ऊपर नहीं आएगा, पहली बात।
दूसरा, आगे वाली रबी सीजन में जो फसलें लें वो भी ऐसी फसलें लें जिनकी जल मांग ज्यादा हो, जिनको पानी की मात्रा ज्यादा चाहिए। कौन सी है? गेहूं है उसमें, उसमें बरसीम है, लगातार पानी लगता रहता है, तो वो सोडियम और उस सीजन में भी नीचे जाता रहेगा। और क्या करना है हमें, उस खेत में थोड़ा पहले साल नाइट्रोजन एक्स्ट्रा देना। नाइट्रोजन इसलिए देना कि हमारा सोडियम नीचे घुल के जा रहा है, तो साथ में नाइट्रोजन वगैरह भी नीचे लीच डाउन हो गया है, तो वो एक पूर्ति करना है। दूसरा, कहीं कहीं उसमें बाकी न्यूट्रिएंट भी थोड़े से ऐड करने, हो सकता है कि कुछ न्यूट्रिएंट नीचे लीच डाउन हो जाए, जिंक वगैरह भी उसमें ऐड करने। इसके अलावा उस खेत में हम जैविक खादें जैसे गोबर की खाद हम डाल सकते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि कर सको तो मजा आ जाएगा, जिप्सम डालें। जिप्सम डालने के बाद में खरीफ वाले सीजन में धान भी ना करके उसके अंदर आप करिए ढेंचा। ढेंचा लगाने से उसमें क्या फायदा है कि ढेंचा में आप खूब सारा पानी लगाए, ढेंचा बहुत सारा कार्बनिक पदार्थ ढेंचा से मिल जाएगा, और ढेंचा का जो जूस होता है वो अम्लीय प्रवृत्ति का होगा, वो भी उस जमीन को और थोड़ा न्यूट्रल की तरफ लाएगा, पीएच उदासीन की तरफ लाएगा, उस जमीन को बहुत तेजी से और बहुत बेहतर बना देगा। तो ढेंचा बहुत अच्छी एक कारगर स्ट्रेटेजी हो सकती है। ऐसा करने से हमारी इन जमीनों में क्या फायदा है, क्या लाभ है? पहला, मृदा में जो है आपका पीएच बैलेंस होता है। पीएच जब बैलेंस हो जाता है तो उससे आपका जो न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है, सोइल की जो उर्वरकता है वो बढ़ती है, सोइल में जो लाभदायक, मृदा में जो लाभदायक सूक्ष्म जीव है उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती है, वहां उनकी जैव विविधता बढ़ती है। पहले तो सिर्फ जो ऊसर जमीन को पसंद करने वाले, ऊसर जमीन में रहने वाले ही सिर्फ सूक्ष्म जीव थे। अब वो जमीन आपकी उदासीन होगी तो उसमें डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स हो गए हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि खेती जो हो रही है वो लाभदायक सूक्ष्म जीवों से हो रही है, न कि हमारी यूजी डीएपी से हो रही है। तो उनकी आपकी मिट्टी की संरचना बेहतर होती है, स्ट्रक्चर बेहतर बेहतर होती है, वो उसमें पानी नीचे बेहतर तरीके से जाएगा, उसमें ये नहीं होगा कि जड़ों का विकास नहीं होगा, सूखने पे आपकी वो टाइट नहीं होगी। आपका बीज आप 1.5 गुना डाल रहे हो ऐसी जमीनों में, बीज की मात्रा आपकी लिमिटेड लगेगी। आप ये नहीं कि उसमें मजबूर हैं धान ही धान लो, आप कोई भी फसल उसके अंदर ले सकते हो, क्योंकि वो जमीन आपकी ठीक होगी, उस जमीन की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। हम देखते हैं कि ऊसर जमीनों की कोई विशेष वैल्यू नहीं होती। तो ये आज हमने चर्चा की कि ऊसर जमीनों को हम कैसे सुधार सकते हैं। ये चीज आपको पसंद आई तो प्लीज आप इस वीडियो को खूब लोगों तक शेयर करें, आप चैनल पर सब्सक्राइब करें। मैं साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इस चैनल के ऊपर डालता रहता हूँ। इस के अंदर मैंने पावर पॉइंट से आपको बताने की कोशिश की है ताकि ज्यादा क्लियरिटी आए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एक टॉपिक मैंने लिया। इसमें आपको वॉइस कैसी लगी, या मतलब आवाज में कुछ सुधार करना चाहिए, तो वो थोड़ा सा आप फीडबैक जरूर देना। आपने इस वीडियो को अंत तक सुना, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज इस वीडियो को खूब लोगों तक शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।